हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मैं रमाकांत शर्मा। आज एक फिर कंटेम्प्रेरी टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था, मेरे व्यूज़ में एक्सप्रेस करना चाह रहा था। एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ सेल्फ रिलायंस। पीएम मोदी ने जो हमें कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, तो उस आत्मनिर्भरता के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि कैसे आत्मनिर्भर बने, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, क्या इसका बैकड्रॉप है। तो वी विल टॉक अबाउट दिस सेल्फ रिलायंस और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो इसको मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है टॉक को। फर्स्ट है बैकड्रॉप ऑफ द कॉन्सेप्ट, जिसको हम हिस्टोरिकल एक इवेंट के साथ और हिस्टोरिकल जो फिगर्स हैं उनके साथ हम देखेंगे क्या सेल्फ रिलायंस और मेक इन इंडिया था। उसके बाद 1947 से लेकर 1991 तक का एक जो ईरा इंडियन इकोनॉमी का, वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। और उसके बाद 91 के बाद जो एक इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म्स है, उसके बाद क्या इंडियन इकोनॉमी में स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है वो रेलेवेंट है, कैसा चल रहा है, क्या उसका आगे आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट्स होंगे, उन चीज़ों में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मेक इन इंडिया का है वो 1905 है, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया था। उन्होंने डिवाइड किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उनके लिए डिफ़िकल्ट था कि उसको पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, बट उनका पॉलिटिकल एजेंडा था क्योंकि वहाँ पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ काफ़ी होती थी। सो उस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कर्ब करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को डिवाइड कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने अपने 2 साथियों विपिन चंद्र पाल और आपके जो लाला लाजपत राय थे, इनके साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट लागू किया, मेक इन इंडिया। तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया था। 1905 से लेकर जुलाई में स्टार्ट किया था, 1911 तक ये चला था। उसमें इन्होंने कई स्पेयर्स में इसके लिए काम किया, सोशल स्पेयर में भी, पॉलिटिकल स्पेयर्स में भी और इकोनॉमिक स्पेयर्स में भी, और रिलीजियस स्पेयर में भी उन्होंने काम किया था। बाद में गांधी जी ने इसको और ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन किया था आगे। तो इस चीज़ का विरोध करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें जो विदेशी प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रिटिशर्स मैन्युफैक्चरर्स जो बनाते थे, उनको हमें बायकॉट करना है। उनकी होली जलाई गई, उनको पूरी तरह से त्याग दिया गया, और अपने जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडियन जो आर्टिजन्स थे, कारीगर थे, उनको उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश करी। साथ में उन्होंने 2 चीज़ें भी चलाई थी। एक का नाम आपका दुर्गा पूजा महोत्सव जो बंगाल में, और एक गणेश महोत्सव था वो आपका महाराष्ट्र में, जिसमें एक रिलीजियस जो आइडेंटिटी थी लोगों की, एक इमोशंस को जोड़ना, एक नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लोगों को एकजुट करना। तो ये एक इम्पेचुअस का काम करते थे कि लोगों को एक तरह से फील होता था कि ये हमारी कल्चर है, इन चीज़ों से हम एसोसिएटेड हैं एंड वी कैन स्ट्रगल विद देम। अब 1911 में जब ये थोड़ा कमज़ोर पड़ा, और उसके बाद गांधी जी का इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो पे अराइवल होता है, तो उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जो एक पृष्ठभूमि थी वो यूरोप में तैयार हो चुकी थी, और इम्पीरियलिस्टिक फोर्सेस थी, उनके बीच स्ट्रगल होना लाजमी था, और यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। अब उस दौरान गांधी जी एक तो इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो में आए थे, और दूसरा आपका जो ब्रिटिश जो कंपनीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, यूरोप पे फोकस कर लिया। अपनी सारी जो इंडस्ट्री थी, उन्होंने वॉर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनको बनाना स्टार्ट किया। वो एम्यूनिशन हो गया, वेपनरी हो गई, और भी कई प्रोडक्ट थे जो वॉर रिलेटेड थे, तो उनका पूरा फोकस यूरोप पे रहा। इस दौरान जो एक उनके जाने से एक उन्होंने जो ये ध्यान इंडिया पे कम दिया, उसका जो वैक्यूम मतलब हुआ वहाँ पे, उसको इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस ज़माने के, उन्होंने ग्रैब किया, और मिल्स वगैरह उन्होंने एस्टेब्लिश करी, जिनमें हम घनश्याम दास जी बिरला हैं, उनको हम इंडियन इंडस्ट्री का ग्रैंडफादर भी कहते हैं। और उन्होंने, और पारसी जो दूसरे ट्रेडर्स थे, उन्होंने सारी मिल्स वगैरह सेटअप करना स्टार्ट किया और इंडियन प्रोडक्ट्स को बनाना स्टार्ट किया। अब गांधी जी ने जब अपना स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया, तो उन्होंने इस चीज़ को मैनली डिफ़ाइन भी किया कि जो स्वराज है उसको मैं सिर्फ हमारे देसी प्रोडक्ट्स तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, और उन्होंने उसको 5 स्पेयर्स में एक तरीके से क्या किया था, डिफ़ाइन किया था। उनका पॉलिटिकल आस्पेक्ट अलग था स्वराज का, इकोनॉमिक आस्पेक्ट अलग था, रिलीजियस आस्पेक्ट अलग था, और आपका सोशल आस्पेक्ट अलग था। उनका ये मानना था कि जो हमारी रूरल इकॉनमी है, स्पेशली जो आर्टिजन्स हैं और आपके जो फार्मर्स हैं, उनको हमें मजबूत करना है, क्योंकि जो उनके छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, जो गाँव में खेती का काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, उनको हमें और मजबूत करना है। पंचायती राज का एडवोकेसी उन्होंने उसी समय किया था,
और अगर हम देखें कि ये अगर गाँव की रूरल इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो लोग अपने आप सेल्फ रिलायंट बनेंगे। ये उन्होंने उस समय कह दिया था। रिलीजन के बारे में भी उन्होंने यही कहा था कि स्वराज का मतलब जो अपना स्व है, आत्म है, सेल्फ है, उसको हमें खोजना है, हमें सर्वधर्म समभाव रखना है। और जो भी रिलीजन हम फॉलो करते हैं उनमें लाख गलतियां हो, उस रिलीजन में फॉल्ट हो, लेकिन हमें अपने रिलीजन को त्यागना नहीं है, बल्कि उसकी गलतियों को ठीक करना है और अपन को हायर कॉन्शियस पे लेके जाना है। जब आदमी हायर कॉन्शियस पे डेवलप हो जाएगा तो उसको एक्सप्लॉइट करने वाली जो एक उसके अंदर जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, वो अपने आप ही उसको त्याग देगा। और यही मंत्र उन्होंने अपने फ्रीडम स्ट्रगल में भी यूज़ किया था। अब 1947 तक इस स्वदेशी को लोग एक तरीके से यूज़ भी करते हैं, जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी उसके साथ उसको एसोसिएट करके कि हम इंडियन, क्योंकि उस समय सिंबल्स की ज़रूरत थी ब्रिटिशर्स के साथ, मतलब स्ट्रगल करने के लिए, लोगों में एक यूनिटी शो करने के लिए ये सिंबल्स यूज़ भी होते थे। और लोग स्वदेशी को एक तरीके से एक वेपन मानते थे कि हम ब्रिटिशर्स को जवाब दे रहे हैं। तो वहाँ का जो एक राष्ट्रवाद था, एक नेशनलिज्म था, वो एक अलग किस्म का था। और जब 1947 में जब आज़ादी मिल जाती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है, ब्रिटेन का पूरा फोकस उधर चला जाता है, तो फिर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश ढंग से कर भी लिया था, मिल्स वगैरह उनकी काफ़ी हो भी गई थी, और जो लोग थे उन्होंने बिजनेस के ऊपर अपना एकाधिकार भी कर लिया था। ब्रिटिशर्स गए तब इंडियन इकॉनमी को बहुत ही बुरी कंडीशन में छोड़ के गए थे। और हमारी जो पॉपुलेशन थी, मेजर जो हिस्सा था पॉपुलेशन का, वो रूरल एरियाज़ में रहता था और एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता था। अब 1947 में जब गवर्नमेंट बनी, भारत की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हाउ वी कैन कॉप अप विद दी चैलेंजेज, हाउ वी कैन इरेडिकेट द पॉवर्टी एलिवेशन के क्या क्या प्रोग्राम होंगे, इकॉनमी का क्या हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो जवाहरलाल नेहरू थे, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ रशिया, और उन्होंने इंडिया में एक सोशलिस्टिक पैटर्न को अडॉप्ट किया। लेकिन सोशलिस्टिक पैटर्न के साथ उन्होंने कहा कि हमारी जो इकॉनमी है दैट विल बी मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी में ये होगा कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों जो सेक्टर्स हैं वो एक साथ मिलके काम करेंगे। लेकिन किताबों में ये बात सही थी, लेकिन रियलिटी में देखें तो पब्लिक सेक्टर को ही पूरा का पूरा काम दिया गया कि वो ही सारा इंडस्ट्री का काम देखता था, मैन्युफैक्चरिंग का, जॉब्स देने का। इसके अलावा जो भी पब्लिक सेक्टर था वो ही पूरा फंक्शन कर रहा था। प्राइवेट सेक्टर को फंक्शन करने तो दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइसेंस राज था, उसकी वजह से वो लोग पूरा ढंग से फंक्शन भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस उन पर लगाए हुए थे। ये एक 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें पूरी तरीके से डिफाइन किया था कि कौन सी इंडस्ट्री कितने सेक्टर के लिए, किस सेक्टर के लिए रिजर्व है। तो गवर्नमेंट थी वो 3 जो मेजर इंडस्ट्री थी उसमें तो उनकी मोनोपोली थी, जिसमें एटमिक एनर्जी, रेलवेज़ और आपका वेपन्स वगैरह। और दूसरा जो था उनमें 18 इंडस्ट्रीज आती थी, इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों फंक्शन कर सकते थे, लेकिन मेनली उसमें पब्लिक सेक्टर का ही रोल था, प्राइवेट को लाइसेंस मिलना बड़ा मुश्किल था। तो इस तरीके से तीसरी थी प्राइवेट ओन, लेकिन उनमें भी सरकार का इंटरफेरेंस पूरा था, इसलिए प्राइवेट सेक्टर 91 तक ज़्यादा उभर के सामने आया ही नहीं। अब 91 तक जो हमने एक क्लोज्ड इकोनॉमी का पैटर्न रखा, जिसमें भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को हमने एक बंद अर्थव्यवस्था कहा, जिसमें न तो बाहर से कोई FDI आ रहा था, न प्राइवेट प्लेयर्स थे वो कुछ कर पा रहे थे, सिर्फ जो पब्लिक सेक्टर था वो ही डील कर रहा था। तो उस वजह से आप देखो कि वहाँ पे मनी था, उसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीज़ के ज़्यादा कोई दाम नहीं हुआ करते थे, मतलब लोगों की सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी कम हुआ करती थी, और लोग मतलब कृषि कार्यों में ज़्यादा लगे रहते थे। इंडस्ट्री में तो वही लगे रहते जिनको इंडस्ट्री में जॉब लगती थी, सरकार जिनको जॉब देती थी। लेकिन 91 तक जब दोबारा से मतलब मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बनते हैं, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, कांग्रेस पार्टी का शासन आता है, तो उस समय तक इंडियन इकोनॉमी की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि 1 बिलियन का ही विदेशी जो मुद्रा भंडार था वो बचा हुआ था, और सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी कि हम कैसे रिवाइव करें इंडियन इकोनॉमी को। तो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने IMF से लोन मांगा। IMF ने ये कहा कि जब तक आप अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं लेके आओगे, आप जब तक इसको रिवाइव नहीं करोगे, अपनी इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाओगे, हम आपको लोन नहीं देंगे। तो फोर्स्ड होके सरकार ने क्या किया, अपनी इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी 1956 की, उसमें पूरी तरीके से बदलाव किए। बीच में भी कई पॉलिसीज़ आई थी, लेकिन जो मेजर था वो 1956 का ही हिस्सा है। 91 में हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी, एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने लॉन्च करी, और उसको हमने LPG का नाम दिया।
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। अब एलपीजी आने की वजह से क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब प्राइवेट सेक्टर को एक तरीके से एंट्री देने के लिए, मार्केट में बिजनेस करने के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस थे, लाइसेंस राज था, रेड टेपिज्म था, उसको सरकार ने ख़त्म किया। सिंगल विंडो सिस्टम किया कि परमिशन है आपको तुरंत मिल जाएगी, आप अपने इंडस्ट्री लगा सकते हो। इंपोर्ट और एक्साइज ड्यूटीज़ थी उनको कम किया। और उसके बाद उन्होंने दूसरा मतलब लिबरलाइज कर दिया एक तरह। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको मौका दिया। सरकार ने अपने आप को 3 इंडस्ट्री तक ही सीमित रहा जो कि स्ट्रेटजिक और नेशनल इंपॉर्टेंस की थी, जिसमें एटमिक एनर्जी हो गई आपकी और साथ में रेलवेज़ हो गया, जिसमें आज भी वो ऑपरेट कर रहे हैं दोनों में, बाकी में प्राइवेट प्लेयर्स आ गए। बाकी जो 18 इंडस्ट्री रिजर्व थी सबको प्राइवेट के लिए खोला गया एंड प्राइवेट इंडस्ट्री ने इसमें फंक्शन करना स्टार्ट किया। तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। अब सरकार थी वो अलोन एंड अलूफ नहीं रह सकती थी क्योंकि पूरी दुनिया में ट्रेड चल रहा था। तो ट्रेड इंडिया में भी आए, इसके लिए उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने यहाँ अट्रैक्ट किया कि आप यहाँ आके बिजनेस करिए, यहाँ पे अपना प्लांट लगाइए, यहाँ पे मनी इन्वेस्ट करिए। तो एफडीआई की सीमा शुरू में डिसाइड की गई कि एमएनसी जो आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो 51% तक ही जो गवर्नमेंट ओन्ड जो एंटरप्राइजेज हैं उनके अंदर अपने शेयर्स हैं वो लगा सकती हैं, और कुछ को 74 तक किया गया। लेकिन आज का ये है कि कई ऐसी कंपनीज हैं जिनमें मतलब 100% भी एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। तो अब एमएनसी आ गई। अब इन तीनों चीज़ों का इंडियन इकोनॉमी में क्या मतलब प्रभाव रहा। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो भी ये चीज़ें आती हैं, एलपीजी पॉलिसी लागू की गई तो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट हम आसानी से पकड़ सकते थे, अपने आप को बहुत अच्छे से मतलब एस्टेब्लिश कर सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम लोग पैसिव रहते हैं। हमारे सामने कोई भी चुनौती आती है तो हम उसको जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इंडियन लोगों की मैंटालिटी ये है। कुछ ही कंपनियाँ थी उस समय जो कि सस्टेन कर रही हैं आज, जैसे मारुति। क्योंकि ये पॉलिसीज़ आई, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो अर्ली वार्निंग सिग्नल, दूसरा है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या होते हैं? जब ये डिस्कशन चल रहा था कि सरकार रिफॉर्म्स करने वाली है तो इंडियन जो कंपनीज थी उस समय, जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी, जो और भी कई चीज़ें थी, जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी, उन्होंने ऐसे ही सोचा कि कुछ नहीं होगा ये है, और वो एकदम पैसिव बैठे रहे। लेकिन कुछ कंपनियों ने ये समझ लिया था कि आने वाले टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हमारे लिए चैलेंज मिलके मतलब लाने वाले हैं, तो हमें रिवाइव अपने आप को करना पड़ेगा, उस चैलेंज के लिए हमें तैयार रखना पड़ेगा। तो उन्होंने अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को समझा। तो मारुति ने क्या किया, सुजुकी के साथ टाई अप किया और एक जॉइंट वेंचर बनाया और मारुति सुजुकी नाम की कंपनी उन्होंने लॉन्च करी। क्योंकि उनको पता था कि मारुति 800 नाम की जो कार वो बनाते थे उस ज़माने में, उसको मार्केट में कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड से आएंगे तो उनके साथ हम कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा हीरो कंपनी थी जो एक साइकिल बनाती थी, उन्होंने होंडा के साथ टाई अप किया और उन्होंने भी क्या किया, एक तरीके से हीरो होंडा कंपनी एक जॉइंट वेंचर उन्होंने बना दिया और इंडियन मार्केट को पूरी तरह रिवोल्यूशनाइज़ किया कार्स में और मोटरसाइकिल में। दूसरे प्लेयर जब तक मार्केट में आते तब तक हीरो होंडा की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल छा चुकी थी, सिटी 100, इसके अलावा मारुति की एस्टीम, ये मार्केट का एक हिस्सा बन गए थे। उन्होंने इन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को समझा और मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी इन्होंने लिया। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो हम लोगों ने नहीं लिया, इसमें आपको मैं एक छोटा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि अगर हम लेते तो आज हमारा एक इंटरनेशनल ब्रांड बन सकता था। जैसे एक पेप्सी कंपनी आई, कोका कोला आई। अब पेप्सी कंपनी आई, उसके साथ हम देखते हैं आजकल एक लेज़ जो चिप्स हैं वो हम लोग खाते हैं। तो पोटैटो चिप्स उस समय रिवोल्यूशनाइज पेप्सी कंपनी ने किया। लोगों को पता चल गया था कि इंडियन लोगों को ये चीज़ें बड़ी पसंद है। हम लोग घर पे आलू की चिप्स बनाते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में ये बिज़नेस आइडिया नहीं आया कि हम ये करें। और उन्होंने लेज़ का प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसको ब्रांडिंग ऐसा करी कि यार लेज़ जो हम खा चुके हैं, हम कोई दूसरा चिप्स खाने से भी मतलब ऐसे मज़ा नहीं आता है, क्योंकि जहन में जो फर्स्ट प्रोडक्ट की एक इमेज बन जाती है वो बन जाती है। यही आपके जीरोक्स की जो मशीन थी वो उसने रिवोल्यूशनाइज किया। तो कई कंपनीज थी जिन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिया और अपने आप को उन्होंने बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया। एक ब्रांड है अमूल, डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन ने मतलब रिवोल्यूशनाइज कर दिया था, जिसको वाइट रिवोल्यूशन भी कहते हैं। उन्होंने कोऑपरेटिव एक डेयरी बनाई, गुजरात के जितने भी दूध बेचने वाले थे उनको, और एक अमूल नाम का ब्रांड दुनिया को दिया। आज अमूल हमारा एक इंटरनेशनल ब्रांड है और उसके प्रोडक्ट्स सारे लोग खाते हैं। आप विदेशी प्रोडक्ट भी उनके सामने फैल है। तो ये हमारी कमी रही है कि हम लोग स्वदेशी बन ही नहीं पाए।
जो प्लेयर्स आते गए वो अपने मार्केट पे कब्जा करते गए और हम लोग ढीले ढाले बैठे रहे। जो कंपनियां इस चीज़ में आगे बढ़ी वो आगे बढ़ गई। आज वीडियोकॉन की टीवी हैं वो मार्केट में बिकते हैं क्योंकि वीडियोकॉन ने अपने आप को उस अकॉर्डिंग बनाया। ओनिडा के टीवी बिनते, बाकी बीपीएल और जो बुश कंपनी थी वो आउट हो गई। क्योंकि 91 से पहले ये था कि कंपनीज़ की मोनोपोल चलती थी कि जो प्रोडक्ट बना दिया उसकी एक ही प्राइस है सबके लिए, जिसको लेना है लो, नहीं लो तो मत लो, क्वालिटी कुछ होता नहीं था। अब 91 के बाद ये चेंज आया कि एक तो इंडियन जो कस्टमर्स थे वो डिमांडिंग हो गए, क्योंकि अलग अलग कंपनी, अलग अलग प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, एमएनसीज अलग अलग प्रोडक्ट उनके सामने रखने लग गई। अब इंडियन जो स्वदेशी प्रोडक्ट थे वो क्वालिटी के सामने उनके सामने कुछ नहीं थे। तो जब क्वालिटी जब लोगों को मिलने लगी तो दे स्टार्टेड टू पे इट एंड दे स्टार्टेड टू एक्सेप्ट इट, और इसकी वजह से ये कंपनीज़ के प्रोडक्ट हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गए। अब हम स्वदेशी का झुंझुना पकड़ के बैठे रहेगी स्वदेशी, अरे स्वदेशी में जब अपने आप को हम क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होंगे, क्वालिटी डेवलप नहीं करेंगे तो वो ब्रांड इमेज कैसे बनेगी? क्योंकि एक अच्छा ब्रांड बन रहा है, एक लोअर ब्रांड है, तो अच्छे ब्रांड की तरफ ही लोग जाएंगे क्योंकि पैसे की पूरी कीमत उसको मिल रही है। अब ग्लोबलाइजेशन के बाद आने से ये हो गया एक तो कि आदमी को चॉइस मिल गई कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स की आपके सामने खूब सारी चॉइस है। जो पहले इंडियन प्रोडक्ट्स बनते थे वो एक ही कंपनी एक ही चीज़ बनाती थी, अब आपको 10 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, चाहे किसी भी चीज़ का हो। आपको वैरायटी खूब मिलेगी, क्वालिटी आप तोल सकते हो, आप उसको पूरी तरीके से ढंग से देख सकते हो और कैसे उसको ख़रीदना है, क्या करना है, अपना कॉन्शियस यूज़ करके उसको आप ले सकते हो। तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि हम स्वदेशी ब्रांड हैं उनको क्यों नहीं बना पाए अच्छा, क्योंकि हमने जो एंटरप्रेन्योरशिप थी वो हमारी वहाँ पे दिखाई नहीं, हम तो लेट लतीफ़ रह गए। अब जब इतना इंटेंस कंपटीशन है उसमें हम ये स्वदेशी का झुंझुना पकड़ के चलेंगे तो उनके साथ तो कम्पीट एक बार तो मुश्किल है, क्योंकि वो तो मार्केट के ज़बरदस्त प्लेयर्स बने हुए हैं। अब इन तीनों चीज़ों का और क्या हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं। आप 91 से देखिए स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे होते हैं। सरकारी स्कूलें जो हमारा स्वदेशी हम ब्रांड कह सकते हैं खूब अच्छे से चलती थी, लोग इतनी मेहनत करते थे, स्टूडेंट सरकारी स्कूल से पढ़े, मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ हूँ, सरकारी स्कूल्स में ही पढ़ा है, बहुत अच्छे टीचर्स थे, सब कुछ अच्छा हुआ था, कंपटीशन भी हुआ करता था। लेकिन जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स आए, प्राइवेट स्कूल्स आ गई और सरकारी थी वो पिछड़ गई, क्योंकि इन्होंने इनोवेशंस करने स्टार्ट कर दिए, इन्होंने हर चीज़ के साथ इनोवेशन किए तो ये लोग आगे बढ़ने लग गए। बैंक्स में आप देखिए, एसबीआई में और आपके बीओबी में, इन सब में जाके काम करवाना उस समय बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। लेकिन प्राइवेटाइजेशन जैसे ही हुआ, आप देखिए आईसीआईसीआई पहला बैंक लॉन्च हुआ, फिर एचडीएफसी, इन्होंने पूरे बैंकिंग सेक्टर को चेंज कर दिया पूरी तरीके से। तो मजबूरी में जो सरकारी तंत्र था, जो गवर्नमेंट बैंक्स थे, उनको ये रिफॉर्म्स करने पड़े कि वो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडेप्टेबिलिटी में लाएं। ये अच्छी डोर टू डोर सर्विस देने लग गए, इनकी बैंक्स में एकदम बैठने की व्यवस्था, काम करने के ढंग पूरी तरह रिवोल्यूशनाइज हो गया। एचएसबीसी जो विदेशी बैंक है वो आ गया, चाइना में पहला अपना ब्रांच बीओबी ने खोला। तो ये रिवोल्यूशनरी और स्ट्रक्चर चेंज अपन को लाने होंगे तभी तो हम ब्रांड बनेंगे, ऐसे कैसे बनेंगे। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के अलावा आप देख लो तो इसमें एयरलाइंस देख लो, एयर इंडिया का एक छत्र राज हुआ करता था, जिनकी फ़्लाइट्स का कोई भरोसा नहीं होता था कैसे। तो प्राइवेट जैसे ही आई, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, ये है, उन्होंने एयर मार्केट को पूरा, एयरलाइंस के मार्केट को पूरा चेंज कर दिया है। आज आपको लोअर फेयर में अच्छी अच्छी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, कनेक्टिविटी है, हर स्टेट की, हर कैपिटल से आपको तुरंत आप पहुंच सकते हो। कितना रिवोल्यूशनाइज आया, रिवोल्यूशनरी एक चेंजेज आए। दूसरा आप देखिए, LIC लाइफ इंश्योरेंस हुआ करती थी, एक BSNL हुआ करती थी, जिनके मतलब फ़ोन्स में आप देखते हो कभी सिग्नल नहीं आता था, कभी कुछ नहीं होता था। लेकिन जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स आए, इनको भी वो चीज़ें करनी पड़ी, इनको भी सुधार करना पड़ा। तो जब तक हमारे सामने कंपटीशन नहीं होगा, हम अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए ऐसी कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स को, कॉम्पिटिटिव चीज़ों को लाना ज़रूरी था, ताकि हम लोग उन चीज़ों को समझें कि हम कहाँ इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंड करते हैं। मेरा भारत महान कहने से हम स्टैंड नहीं करते, हमें वहाँ तक पहुँचना है, उन ब्रांड वैल्यूज़ तक पहुँचना है कि कैसे ब्रांड बनता है, कैसे ऑपरेशंस होते हैं, कैसे काम चलाते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज आ गई। अब 91 के बाद आप देखिए 2010 तक का जो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है इंडियन इकोनॉमी का, इस प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और इसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां आने लग गई इंडिया में।
तमिलनाडु, गुजरात, ये तो हब बन गए एफडीआई के, और उसकी वजह से हमारे यहाँ पर प्लांट्स लगने लग गए, और प्लांट्स लगने से रोज़गार लोगों को मिलना स्टार्ट हुआ, ज़मीनों के भाव बढ़ गए, और ज़मीनों के भाव बढ़ने से एक नया मिडिल क्लास पैदा होने लग गया। अब नया मिडिल क्लास पैदा होने से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 91 के बाद धीरे धीरे आप देखिए श्रिंक होने वाला है, धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, और सर्विस सेक्टर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन वो ज़्यादा हो रहा है, और ये चीज़ कम हो रही है। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है तीनों सेक्टर का, इंडस्ट्री, आपका एग्रीकल्चर और सर्विस, उसमें सर्विस सेक्टर है उसका बढ़ रहा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर का जो बढ़ रहा है वो इसलिए हो रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर है वो श्रिंक हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर श्रिंक क्यों हो रहा है? क्योंकि एग्रीकल्चर में लोग काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है वो नहीं हो रही है, क्योंकि हाईवेज निकलने से, आपका रियल इस्टेट बढ़ने से, ज़मीनों के भाव बढ़ने से लोगों के पास पैसा आने लग गया, और पैसा आने से जो माइग्रेशन है गाँव का, जो सुविधाएं नहीं मिलती वो सिटीज़ की तरफ होने लग गया। तो लोगों का एक जो शिफ्ट है माइंड का, वो ये हो गया कि हमें जो चीज़ें गांव में नहीं मिलती हैं वो हमें शहरों में मिलनी है, तो हमें एक बेटर लाइफ देने के लिए हमें बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना है। तो इसके लिए उन्होंने ये माइग्रेशन टुवर्ड सिटीज़ करना स्टार्ट किया। तो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर काम करने के लिए लोग कम रह गए। अब आप ये देखो, जैसे एक प्रोफेसर योगेंद्र सिंह हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी सोशियोलॉजी की, उसमें वो बताते हैं कि कैसे इंडियन ट्रेडिशंस हैं उनमें चेंजेस आने लगते हैं। जैसे उन्होंने रूरल इकॉनमी का एक एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे, तो जो वहाँ पे स्पेशली रूरल एरिया में अपर कास्ट और लोअर कास्ट जो रहती थी, उनमें पहले एक ट्रेंड था कि अपर कास्ट के जो बच्चे थे छोटे, उनको ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स थे, उनको मतलब ज़्यादा वो प्रेफरेंस देते थे, और जो लोअर कास्ट थी उन्होंने क्या किया, अपने दिमाग को शिफ्ट किया कि एग्रीकल्चर करके हम एक ऐसी क्वालिटी लाइफ नहीं ले सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना रिवोल्यूशन हम लोग नहीं लेके आए। तो उन्होंने अपने बच्चों को साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाना स्टार्ट किया, स्कूल्स में भेजना स्टार्ट किया, पैसा खर्च करके उनको आईआईटीज़ की कोचिंग्स में रखा, वो आईआईटीज़ में पास होके वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब करने लग गए। तो उनकी लाइफ में एक तरह से आनंद कुमार ने पूरी तरह बिहार में 30 बच्चों का एक ग्रुप बना के कितने बैचेस निकाले, उन सब की लाइफ में चेंज आ गए। वो जो उनका काम था उनको छोड़ के उन्होंने एक अपर लाइफ को इन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया। अब अपर जो कास्ट थी उन्होंने भी क्या किया, उन्हीं की तरीके से अपने बच्चों को उन्हीं सेक्टर्स में भेजना स्टार्ट किया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर श्रिंक होने का कारण ये है कि गवर्नमेंट की एपैथी, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को, आपकी एनिमल हस्बेंड्री को, इनको रिवोल्यूशनाइज शुरू से किया ही नहीं है। अगर इनको करते तो जो गांधी जी ने स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था कि रूरल इकोनॉमी, पंचायती राज, इनको एम्पावर करना, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा पूरा PURA, प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया, ताकि लोगों का जो माइग्रेशन रूरल टू सिटीज़ है वो थम जाए, और वहाँ पे ये सब चीज़ें अब सरकार कर भी रही है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, आप देखिए 91 से लेकर 2010 तक एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। गांव में हम लोग उस समय सोचते थे कि सड़कें कभी आएंगी नहीं, अब हर गांव सड़क से कनेक्टेड है, अच्छे हाईवेज बनने लग गए हैं, एयर ट्रैफिक है, आपका रेलवे नेटवर्क है, इसके अलावा और भी जो इंश्योरेंस सेक्टर है, मतलब हर चीज़ में एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया है। तो लेकिन एग्रीकल्चर में फिर भी रिवोल्यूशन नहीं आया। आज भारत का किसान वैसे का वैसा ही है जैसा पहले था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आज भी वही टेक्निक से काम करना, लेबर इंटेंसिव काम करना, कुछ भी ऐसा नहीं है। और फिर हम बात करते हैं कि नहीं हमारे देश में तो स्वदेशी को हम अपनाएंगे, ये करेंगे। तो ये जो शिफ्टिंग है ये भी इसी वजह से आई है, क्योंकि इस LPG पॉलिसीज़ ने लोगों को रोज़गार के नए अवसर दिए हैं। एग्रीकल्चर से उनका दिमाग हट के अब वो सर्विस सेक्टर पे देने लग गए हैं। इतने मॉल्स खुल गए हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के जॉब्स आ गए हैं, रिटेल सेक्टर के अंदर रिवोल्यूशन आ गया है, सारा का सारा मतलब बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े मतलब सुपरमार्केट्स ये खुल गए हैं, लोगों के लिए मतलब उतनी परेशानी नहीं है। तो ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लोगों की लाइफ में आए कि लोगों को कंपटीशन देखने को मिला, प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे उनको ब्रांड अवेलेबल हो गए, तो वो लोग उनमें चूजी हो गए कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। अब इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी ये देखिए, अब इसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है कि हम स्वदेशी को अपनाते हैं, तो स्वदेशी कौन होंगे? जो इंडिया के अंदर इंडिया के लोग ही अपनी बिजनेस यूनिट्स लगा के छोटे छोटे कारोबार करते हैं, उनसे हमें प्रोडक्ट लेना। तो प्रोडक्ट लेते हुए हर आदमी हमेशा एक चीज़ को देखता है, क्वालिटी कॉन्शियस, क्योंकि स्वदेशी खरीदना और विदेशी का बहिष्कार करना ये इमोशन ड्रिवन चीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट इमोशनली ड्रिवन। ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि वेन एवर यू आर गोइंग
जो मार्केट यू आर गोइंग टू परचेज समथिंग, आप सबसे पहले उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसके इंग्रेडिएंट्स, उन सब को कंपेयर करते हो, और कंपेयर करके जो आपको इनर सेटिस्फैक्शन देता है उसको यूज़ करने से, तब वो आपके लिए धीरे धीरे ब्रांड बनता है। हम फोर्सिबली इमोशन ड्रिवन होकर इन चीज़ों को हम नहीं बना सकते। तो लोग ये चीज़ ज़रूर सोचेंगे। अब जो लोग इंडिया में बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे रामदेव जी का एग्जांपल दें मैं, उन्होंने योगा को एक रिवोल्यूशनाइज़ किया है, योगा डे पूरे दुनिया में मनाने लग गए। लेकिन उन्होंने स्वदेशी पतंजलि के नाम से एक ऐसी कंपनी खड़ी कर ली जो हज़ारों करोड़ की है। तो वो भी एक कैपिटलिस्ट ही हैं, वो भी एक कैपिटलिस्ट है। मीन्स ही इज़ गेनिंग मनी एंड मनी फ्रॉम द पुअर पीपल। तो एक ही हाथ में तो पैसा जा रहा है। अब आप इतना कहोगे नहीं इंडिया का पैसा इंडिया में रह रहा है, अरे जा तो प्राइवेट हैंड में रहा है, आम आदमी के क्या हिस्से में आ रहा है? हम प्रोडक्ट तो खरीद रहे हैं। तो ब्रांड तो उन्होंने बनाया कि क्वालिटी की चीज़ें शुरू से उन्होंने दी कि ये चीज़ ऐसे है, आप यूज़ करो। तो उनके प्रोडक्ट्स कई हैं वो बहुत अच्छे हैं, लोगों को अच्छे भी लग रहे हैं। रिलायंस जो इंडियन प्रोडक्ट है, उन्होंने क्या किया, मार्ट बड़े बड़े खोलने स्टार्ट किए। लोगों को ये लगा कि रिटेल सेक्टर पूरी तरह से अफेक्ट हो जाएगा, छोटे छोटे व्यापारी ख़त्म हो जाएंगे, रिटेल में एफडीआई क्यों दे रहे हो, बड़े बड़े कंपनियां जो वॉलमार्ट जैसी आ गई तो हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन इस देश में ऐसा होता है कि हर आदमी सब जगह अपना अपना काम करता ही है। अब छोटी छोटी, मैं सिक्कर शहर का एग्जांपल लेता हूँ, जहाँ पे पहले ये चलाई गई सिटी बसेस, तो सब ऑटो वालों ने विरोध किया कि हमारे रोज़गार छिन जाएंगे, हमारा ही हो जाएगा। लेकिन सिटी बस में बैठने वाले लोग भी हैं तो ऑटो में बैठने वाले हैं, उतने ही ऑटो चल रहे हैं, उतने ही सिटी बसें चल रही हैं, सबका सर्वाइवल है। तो हम ये चीज़ कह नहीं सकते कि ऐसे होने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हमारा जो ब्रांड बनाने का काम है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने प्रोडक्ट की कैसी ब्रांडिंग करते हैं और उसके लिए हम क्या क्या सेटअप किए हुए हैं। तो ये इमोशन ड्रिवन चीज़ है नहीं। तो मेरा तो यही मानना है कि स्वदेशी और विदेशी में आपको जो अच्छा लगता है, जो क्वालिटी में अच्छा है, उसके हिसाब से आप अपने उन प्रोडक्ट्स को लीजिए। और जो भी परचेजिंग है उसमें देखिए, एक इंडियन सोसाइटी को हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ एलिट क्लास, जिसमें आपके बड़े बड़े पैसे वाले लोग आ जाते हैं, जिनमें फिल्म स्टार्स हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सारे लोग। दूसरी है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मिडिल क्लास और उसके साथ एक न्यू मिडिल क्लास, और थर्ड है आपकी जो लोअर क्लास। अब इनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो अलग अलग तरीके की होती है। जो टॉप एलिट क्लास है, दे नेवर कंप्रोमाइज़ विद द ब्रांड। वो विदेशी ब्रांड की ही चीज़ें खरीदते हैं, विदेशी ब्रांड की चीज़ें ही खाते हैं। उनके लिए मैकडी, KFC, ये सारे रोलेक्स इंटरनेशनल ब्रांड है वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं जितने एक आम आदमी के लिए आम चीज़ खरीदना। तो वो ब्रांड फ्रीक होते हैं। अब ब्रांड फ्रीक होने के लिए जो विदेशी कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो इंडिया में फंक्शन कर रही हैं, बाहर से भी खूब चीज़ें इंपोर्ट होके यहाँ पे आती हैं, तो वो लोग वो परचेज़ करेंगे क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग, उनके पैसे के, उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। तो जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं प्लस जो पॉलिटिशियंस हैं, इनकी जो एक नेक्सस है वो इन चीज़ों को कभी ख़त्म नहीं होने देगी। जो भी टॉप कंपनीज़ हैं इंडिया की, जो कैपिटलिस्ट हैं, उन्हीं को सरकार की तरफ से भी ठेका मिलता रहेगा। वो वैसे ही ब्रांडिंग वाली चीज़ें जो टॉप लेवल के लोगों के लिए वो बनाती रहेंगी। उसके बाद मिडिल क्लास। मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास है जो हमेशा पैसिव रही है, दे डोंट केयर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन अब जो एक नई मिडिल क्लास डेवलप होने लगी है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर श्रिंक हुआ, उसके बाद उन्होंने सर्विस सेक्टर में और छोटे मोटे उद्योग करके जो है कि उनके पास पैसा आया, ज़मीनें बेची, हाईवेज निकले, इनकी वजह से ज़मीनों के भाव बढ़े, खूब पैसा आ गया। तो एक न्यू मिडिल क्लास है, इसकी एक अलग डिमांड है कि इनको कैसे प्रोडक्ट चाहिए, तो उनके लिए अलग तरह के प्रोडक्ट। और तीसरी लोअर क्लास, जिनको ब्रांड से कोई लेना देना नहीं, जिनको बेचारों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही काफ़ी है। तो ये तीनों क्लास एग्जिस्ट करती हैं, और तीनों एग्जिस्ट करती हैं तो तीनों के हिसाब से तीनों के तरीके के प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। अब आप सोचिए, एक पैसा जिस आदमी के पास है, जो थोड़ा सा इमेज कॉन्शियस है, वो क्या करेगा, हल्दीराम की एक बढ़िया ऐसी रेस्टोरेंट है उसमें जाएगा और 150 रुपये की छोले भटूरे की एक प्लेट बिना लहसुन प्याज की खाएगा। लेकिन एक आम आदमी है जो एक स्वदेशी का धर्म वो भी निभा रहा है, जैसे वो किसी बाहर जो ठेला लगाता है एक छोले भटूरे का, उसके पास छोले में 20 रुपये की प्लेट खा के काम चलाएगा। तो गांधी जी का वही काम है कि जो अपना नेक्स्ट नेबर है, हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनकी चीज़ें खरीद के कैसे कर सकते हैं, वो ही स्वराज है।
वही एक स्वदेशी है। तो वो चीज़ें हम ध्यान में रखें। अब गोलगप्पे हैं, गोलगप्पे बेचारा जो रेडी लगा रहा है आप उसके पास भी खाओगे और एक बढ़िया जगह आप एसी में बैठ के भी खाओगे, तो जो रेडी पे लगा रहा है उसको भी लोग खाएंगे और वो भी खाएंगे, तो दोनों ही अपना अपना एक धर्म निभा रहे हैं। अब किसी को टॉप क्लास के लोग हैं उनको बाहर की चीज़ें पसंद है तो वो चीज़ खाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहनी है, इसमें हम कोई चेंजेस। लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल के लिए वोकल बनना है, चलो ठीक है लोकल के लिए वोकल बन जाएंगे। लेकिन आप देखो अमूल ने एक जो रिवोल्यूशन किया था एक कोऑपरेटिव, आज अमूल के प्रोडक्ट आप देखें मतलब उनकी क्वालिटी है, वाकई में रियली क्वालिटी है। राजस्थान में कोऑपरेटिव डेयरी चलती है सरस, लोग उनके प्रोडक्ट लेते हैं, घी भी लेते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में आज तक कितनी बार उनके लिए आ गया कि मिलावटी घी पकड़ा गया है, मिलावटी दूध पकड़ा गया है, ये है वो है। अभी पिछले दिनों ये जो फेसबुक पे चल रहा था दूध का एक जो कैलकुलेशन लोगों ने लगाया कि इतना पहले ये आपकी सारी दुकानें खुली रहती थी, हलवाई की दुकानें, चाय की, तो दूध इतनी खपत होती थी, लोगों को देते थे, अब वो दूध कहाँ गया, अब इतना ही आ रहा है, इसका मतलब ये नकली था। तो ये भी एक दिमाग में लोगों के चलता है कि यार इंटरनेशनल ब्रांड की जो चीज़ है उस क्वालिटी कॉन्शियस हैं तो वो कभी भी ऐसी चीज़ करेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपनी इमेज का बहुत डर लगता है। उनकी कस्टमर सर्विसेज आप छोटी सी चीज़ पे आप बात करो तो आपको वो तुरंत जवाब भी देंगे, ये सारा चीज़ होना है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते कि सब्जियों में पेस्टिसाइड्स यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, फलों में नहीं हुआ है, क्या है, दूध कैसा है, क्या है। तो आदमी क्या करता है, हमेशा कॉन्शियसली ही चीज़ों को चूज़ करता है जो उसके लिए सूट करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ही ऐसा कर रहे हैं, सब लोग ही ऐसा कर रहे हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए हमारा जो दिमाग है, जो गांधी जी ने कहा था कि यहाँ हायर कॉन्शियस हमारी जब तक पॉल्यूटेड है हम हायर ग्रोथ की तरफ अग्रसर नहीं हो सकते, क्योंकि एक लालच, एक ग्रीड, कलयुग है तो वो बैठा हुआ है, तो आदमी को पैसा बनाना है और पैसा बनाने के लिए लोकल प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी और प्रोडक्ट उनमें वो मिलावट किए बिना इन सब चीज़ों के हाई चार्जेज लेना, ये सब चीज़ें लेना वो बिल्कुल ही बंद नहीं करेंगे। तो लोगों का एक फेथ बनाना इन प्रोडक्ट के प्रति कि आप यूज़ करो, अच्छा लगे तो उसकी ब्रांडिंग करो। जैसे लिज्जत पापड़ का देख लो, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी 290 करोड़ की वो कंपनी हो चुकी है। आज महिलाओं ने छोटा सा एक काम स्टार्ट किया था और हम छोटे थे, टीवी में ऐड आता है लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़। आज सब जगह पापड़, मंगोड़ी, भुजिया, इन सब के गृह उद्योग भी चल रहे हैं और इनके लिए पैकेज भी आया। तो इनको ब्रांड बनाना मतलब आप यूज़ करेंगे, चीज़ों में आपको क्वालिटी नज़र आएगी तो आदमी अपने आप ही होगा, फोर्सिबली हम नहीं कर सकते। कई लोग लिस्ट भेज रहे हैं कि ये इंडियन है, ये वो है, बाकी पहले तो ऐसे ही खरीद रहे थे कि ये था, किसी को नहीं पता था कि कुटोन्स और पीटर इंग्लैंड कहाँ के ब्रांड है। अब लोगों को पता भी चल रहा है कि ये तो इंडियन ब्रांड है। तो वही है कि आप जब जाओगे किसी मॉल में, किसी मतलब दुकान में, तो वहाँ पे आपको 1500 की टी शर्ट भी मिलेगी, 200 भी मिलेगी, पहन के आपको जिसमें सुकून मिलता है आप वो खरीदोगे और अपनी इनकम को भी ज़रूर देखोगे, क्योंकि तीनों इनकम ग्रुप हैं। जैसे आपने देखी होगी आपने 3 इडियट मूवी, तो उसमें कितना बढ़िया से वीरू सहस्त्रबुद्धि राजू को समझाता है कि इंडिया में 2-3 तरह की क्लासेज हैं, जिसमें वो पहले रणछोड़ दास चाचड़ के बारे में बताता है कि इसके बाप की इनकम 2 करोड़ है, फिर वो जीरो कम करता रहता है, अब 2 लाख है, ये फरहान के फादर की इनकम है, फिर और जीरो कम करता है कि ये 2000 ये तेरे बाप की है। तो ये तीनों इनकम ग्रुप है और तीनों इनकम ग्रुप के लिए चीज़ें बनाना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिशियंस हैं वो कभी भी ऐसे डिसीजन फोर्सिबली लेंगे नहीं। आज अलोन एंड अलूफ एंड आइसोलेशन में आप इकॉनमी को चला लो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। पूरी दुनिया एक वसुदेव कुटुंबकम वाली जो हमारी वेदों में कही गई बात है उसको पूरा फॉलो कर रही है। ट्रांसमिशन ऑफ द गुड्स, आपका ट्रांसपोर्टेशन, फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें ऐसी है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी, गुड्स इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहते हैं। आप पुरानी फिल्मों में देखते हो 90s में, 80s में, तो उसमें स्मगलर हुआ करते थे और हमेशा वो स्मगलर समुद्र के किनारे मतलब सोना, गड़ियाँ, ये सब चीज़ें उतारते थे और फिल्म में एक विलेन होता था, पुलिस वाले का उनका एक रोल होता था, कस्टम्स का एक रोल होता था। लेकिन आज वो ख़त्म हो गया क्योंकि वो चीज़ें इंडिया में आराम से बनने भी लग गई, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम है तो वो आने भी लग गई हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि ईजी आपको इंटरनेशनल ब्रांड अवेलेबल हो जाते हैं, तो लोग वो चीज़ खरीदते हैं। तो सारा का सारा सिस्टम चलता रहता है। इनकी वजह से मतलब हमें डिपेंड करना पड़ता है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि अरब देशों को हम पूरा खाद्यान्न का देते हैं तो उनसे हम तेल भी लेते हैं। जापान से हमने
टाई अप किया कि बुलेट ट्रेन चलाओ तो हम जापान से टेक्नोलॉजी लेंगे, क्योंकि छोटा सा देश है लेकिन टेक्नोलॉजी से हमारे से वो 100 साल आगे। हम आज तक कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर नहीं पाए ढंग से। हम पूरी चीज़ों के लिए तो विदेशों पर डिपेंड है। तो जो मेजर हिस्से हैं टेक्नोलॉजी वाले, उन पे तो हमें अभी तक पूरी तरह से उन पे डिपेंड रहना है। तो अलोन एंड अलूफ एंड आइसोलेशन में हम नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो गृह उद्योग चलते हैं, उनकी चीज़ों को हम, जो हमारे आसपास चल रहे हैं, उनको हम खरीद सकते हैं, उनको सबल बना सकते हैं, उनको अच्छे से हम एक सहायता कर सकते हैं जो चीज़ें खरीदें। बाकी हर चीज़ अपनी जगह चलनी है, इमोशन ड्रिवन कुछ भी नहीं होना। सारी चीज़ें चलेंगी, चाहे आप कितने ही फेसबुक पे यूजलेस डिस्कशन करते रहो कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। कांग्रेस होती तो सोचती कि इसमें कितना घोटाला करें, कैसे ऐसे दुस्साहसी और उत्साही मतलब फेसबुक पे ट्रोलर्स हैं जो पाकिस्तान को ट्रोल करने लग गए कि 20 लाख करोड़ में तो हम पाकिस्तान को ख़रीद लें, हम ये कर लें, उन्होंने ये किया और उन्होंने वैसे नहीं किया। मतलब ये देख के अजीब लगता है कि मतलब लोग डीपली कोई चीज़ों को पढ़ना, किसी चीज़ को सुनना समझना वो नहीं, सिर्फ यूजलेस चीज़ों में ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाना, ये सब चीज़ें हैं। भैया अपने हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि मैंने एक ये यूट्यूब चैनल बनाया है मेरा अपना। अब यूट्यूब चैनल की जो मेरी जर्नी स्टार्ट है वो इसी से है कि पहले तो भी ये कंटेम्प्रेरी इशूज़ चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो इन कंटेम्प्रेरी इशूज़ पे बोलना, अपने व्यू शेयर करना, लोगों से राय लेना कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि वो पूरी तरह ही गलत हो। तो आप लोग जो कोई है, क्योंकि वी आर हियर टू एग्री टू डिसएग्री, तो आप भी कोई कमेंट करके जो भी चीज़ पॉइंट छूट जाता है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है वी लर्निंग विद ईच अदर। तीसरा, मेरा ये यूट्यूब चैनल है, उसमें टीचिंग के काम भी मैं करूँगा, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 1-1.5 साल से मैंने पढ़ाया नहीं कुछ भी, तो मेरे को बोलने की वो एक बड़ी रहती है, तो मैं पढ़ाऊँगा। तो कई मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको सुनेंगे, देखेंगे कि उनकी मेमोरीज़ हैं वो रिवाइव होंगी। तीसरा, मेरा जो एक सपना है कि मेरा जो एक पैशन है ट्रैवलिंग का और फूड का, उसको मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रमोट करूं। जहाँ भी मैं घूमने जाता हूँ लोकल लेवल से स्टार्ट करूँगा सबसे पहले, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना है तो पहले लोकल ब्रांड को पॉपुलर करना। जहाँ भी रहता हूँ वहाँ के फूड वीडियोज़ और वहाँ की लोकल चीज़ें मैं विज़िट करवाऊँ, उनका वीडियोज़ बनाऊँ, तो ये डालूँगा। उसके बाद जहाँ भी मेरे को बाहर जाने का मौका मिलता है तो वहाँ के ट्रैवलिंग रिव्यूज़ प्लस वहाँ का रिलीजियस टूरिज़्म है उसके बारे में, फूड और कल्चर के बारे में, ये सब मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा। इस पैशन को मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों के सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट और लाइक करेंगे ताकि ये ट्रेंड में आए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। थैंक यू। थोड़ा लंबा है बट सीखिए थोड़ा सा।